बाकी हनमा सीजन 2 एपिसोड 12। एपिसोड का नाम है फाइनल फॉर्म। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। पिकल बहुत डरा हुआ होता है बाकी के स्टांस को देखकर। पिकल देखता है कि ऐसा जानवर जो तीनों जानवरों से मिलकर बना है और ये हर एक जानवर एक राक्षस है, और पिकल अपने जमाने में इन तीनों जानवरों की ताकत आजमा चुका है। तभी बाकी उसकी तरफ बढ़ता है और पिकल देखता है कि दांत, सींग, पंजे और चोंच सब एक साथ मेरी तरफ आ रहा है। टोकुगावा बोलता है बाकी हमला कर रहा है, और रेत्सु बोलता है जिस तरह बाकी ने सब संभाला है वो कोई जीनियस से कम नहीं है। तभी बाकी पिकल के हाथों को मोड़ देता है और पिकल को ऐसा लगता है जैसे टीरेक्स ने उसका हाथ दबोच लिया हो, और पिकल जोर से जमीन पर गिरता है। और वो जैसे ही खड़ा होता है बाकी दोबारा वार करने आता है। रेत्सु बोलता है उसे बचकर वार करना बाकी, और पिकल बहुत घबराया हुआ होता है। और हानामाया बोलता है कोई गलती मत करना बाकी। तभी पिकल अपने दोनों पैर दीवार से चिपका लेता है, और ये जो पोजीशन पिकल ने ली है ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, और वो जमीन से बिल्कुल अलग है। और वो पूरे जोर लगाकर बाकी की तरफ बढ़ता है, जिसमें सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। तो मास्टर रेत्सु इंटरव्यू में उसके बारे में बताता है कि पिकल अपने जमाने में इसी तरह दुश्मन का सामना करता था, कभी किसी पेड़ के सहारे तो कभी किसी पत्थर से, और इस वजह से वो 5 टन के राक्षस को भी रोक लेता था। और उसे 2 सेकंड में बाकी को भी नोटिस किया। उसका वेट 70 केजी के आसपास था, और 100 केजी का मैं होकर भी पिकल को नहीं रोक पाया। ये कैसे रोकेगा? पिकल का स्टांस देखकर मैं समझ गया था मेरी तरफ कुछ तेज, बहुत तेज आने वाला है, और मुझे लगा ये फाइट यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि बाकी बिना पोजीशन लिए वहीं खड़ा रहा, और उसने पिकल को अपनी तरफ आने दिया। उसे सामने से हटने का वक्त तक नहीं मिला। फिर भी वहां से उड़ने वाला पिकल था, बाकी नहीं, और वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से हवा में उड़ गया, और पिकल ऊपर चेयर्स पर जाकर गिरता है। वो तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं, और रेत्सु बताता है बाकी ने ऐसा मूव किया जैसे कोई मक्खी उड़ा दी हो, जबकि ये मूव किसी भी कुंग-फू में नहीं है। 200 केजी के आदमी को उसने वहां ऊपर फेंक दिया, और उसे फेंकने वाला उसके आधे साइज का भी नहीं था। हानायामा बोलता है पिकल का कोई जवाब नहीं, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। टोकुगावा बोलता है क्या बोल रहे हो, पहली बार तुम्हारे मुंह से हारने वाले की तारीफ सुन रहा हूँ। तो वो बताता है ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन जब कोई चीज फॉरवर्ड मोशन में चलती है तो उसे छोटी सी मूव से डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे जब कोई बुलेट फायर होती है तो वो कहीं से भी बाहर निकल सकती है, पेट से या कंधे से। एक बुलेट को एक पत्ते से डिफ्लेक्ट होते हुए भी देखा गया है। रेत्सु बोलता है हानामाया की बात से एक फाइट याद आ गई। वो बताता है कि फ्लोरिडा में सनी लिस्टन और कैसियस क्ले के बीच एक मैच हुआ था। उस फाइट में लिस्टन के पावरफुल पंच को क्ले ने बिल्कुल बाकी की तरह टैकल किया था, और उसी वजह से लिस्टन का राइट शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। एक्सपर्ट बताते हैं क्ले का डिफेंस इतना स्ट्रांग था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिस्टन के पंच में इतनी ताकत थी कि वो छोटे से डिफ्लेक्शन से उसे इतनी चोट पहुंची। बाकी ग्राउंड में पेशाब कर देता है, और वो देखता है कि ये क्या कर रहा है, और बाकी बोलता है ये इलाका अब मेरा हो गया है। तभी पिकल ऊपर से सीधा ग्राउंड में कूदता है, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बाकी बोलता है अब मैं बोर हो गया हूँ, मैं टीरेक्स, टेरास्कोप सब बन के देख लिया, अब असली लड़ाई लड़ते हैं, चलो इंसानों की तरह लड़ते हैं। तभी पिकल बाकी पे अटैक कर देता है, और बाकी बोलता है मुझे ऐसे ही लड़ना था, अब आएगा मजा। तभी पिकल उसे अपने पैर मारता है लगातार कई बार। सब चौंक जाते हैं। बाकी बोलता है मजा आ गया, ताकत तो तुम में बहुत है, और ये मैं पहले से जानता था। तभी पिकल फिर से अटैक कर देता है, और बाकी सोचता है ब्लॉक करने पर भी ऐसा लगा जैसे उनके आर पार जाकर उसने मुझे मारा हो। बाकी बोलता है आज मैं तीसरी बार ये लाइट देख रहा हूँ, और ये ताकत मैं पहले भी देख चुका हूँ मिस्टर एंचेंड की, और अगर इन दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी है और जिस दिन ये दोनों लड़ेंगे तो एक और कहानी इतिहास के पन्नों में छप जाएगी। और ये जो सामने खड़ा है ये भी पिकल जैसा है, कोई ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल फेस टू फेस फाइट। और इन्हें कैसे भूल सकते हैं मिस्टर ओवर। और इन दोनों के तो स्टाइल भी लड़ने का एक जैसा है। इन दोनों में
लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? फिलहाल मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाकी हानमा इस आदमी को किस तरह रोक सकता है। तभी पिकल एक और पंच मारता है। तभी बाकी बताता है, मैंने अपने 18 साल बहुत मेहनत से गुजारे हैं और सबसे पावरफुल मेरे डैड, मैंने हमेशा उनके कदमों पर चलना सीखा है, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ हूँ और मैं उनसे अपनी माँ का बदला लेना चाहता हूँ और इन बातों को 4 साल हो गए हैं। उनसे बहुत नफरत करता हूँ मैं। लेकिन युजिरो हानमा की ताकत के बारे में सब जानते हैं, उनमें कुछ भी कमी नहीं है और पिकल उस पर अटैक करता रहता है और बाकी उनसे बचता रहता है। और बाकी बोलता है, मेरा शरीर कहीं ना कहीं उनके जैसा है और ये जो ताकत मुझ में है ये भी मुझे उनकी वजह से ही मिली है। और वो सोचता है, अगर ये हाथ मुझ पर पड़ गया होता तो मैं उठ नहीं पाता, लेकिन आसानी से खुद को बचा पा रहा हूँ। तो रेत्सु बताता है कि वो धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे फाइट नहीं डांस चल रहा हो। पिकल ने कई जानवरों को तेज दौड़ते देखा है, लेकिन आज उसने कुछ अलग देखा, ऐसी तेजी जैसे यकीन ही ना हो। जैसे ही बाकी को पकड़ने की कोशिश करता, वो उसके अंदर से निकल जाता है। तो बताते हैं कि पिकल को बचपन में एक तितली खाने का मन किया तो वो उसे पकड़ नहीं पाया। उसे समझ आया उसे पकड़ना आसान नहीं है और एक बार उसे लगा उसने उसे पकड़ लिया। तब उसे लगा ऐसी चीजें भी हैं जो शरीर के अंदर से गुजर सकती हैं। और मशहूर कराटे फाइटर जिन्हें फादर ऑफ कराटे भी कहते हैं, उन्होंने कहा था, मैंने कई पंचेस का सामना किया है, मुझ पे किक, स्टील पाइप, चाकू से वार हुआ है, लेकिन हर लास्ट सेकंड पर मैंने खुद को उस अटैक से बचाया है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस में उन्होंने कहा कि वो अपने अपोनेंट के शरीर के बीच से निकल गए, लेकिन सबको पता है ऐसा फिजिकली करना नामुमकिन है। अपने उस अपोनेंट के साथ एक दिन बिताने के बाद उसके हर मूव पढ़ना, उसके डिफेंस, उसके फुटवर्क, तब उन्हें अपनी इस तेजी और ताकत का अंदाजा हुआ। तभी पिकल बाकी पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाता और चौंक जाता है और उससे डर जाता है। रेत्सु को यकीन नहीं हुआ बाकी इस लेवल की लड़ाई कर सकता है। जो बाकी कर रहा है, क्या वो मैं कर सकता हूँ? रेत्सु बताता है, गॉड ऑफ वॉर डोपोरोची, और जिनकी लड़ाई की मिसाल दी जाती है गोबी शिपुकावा और मेरे गुरु कुंग-फू मास्टर सी एम्परर काकू, क्या वो ये सब बाकी की तरह कर सकते हैं? पिकल लगातार बाकी पर अटैक करता रहता है लेकिन हिट नहीं कर पाता। तभी बाकी पिकल के टेस्टिकल्स पे अटैक कर देता है और पिकल को बहुत दर्द होने लगता है। तो बताते हैं कि जब उंगली का कोना कहीं लगता है और यह सोलर प्लेक्स पे अटैक होता है तो हमें सोचने का थोड़ा वक्त मिलता है। उसमें हमारा दिमाग अटैक से होने वाले दर्द का अंदाजा लगा लेता है। फिर उतना ही दर्द होता है जितना दिमाग ने अंदाजा लगाया होता है। इसलिए चोट लगने और दर्द होने का वक्त बहुत जरूरी है। ये मूव पिकल पर पहले 2 बार आजमाया जा चुका है और ये सबसे खौफनाक दर्द है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग इसे पहले महसूस कर चुका है और ये दर्द शायद उससे भी ज्यादा है। टोकुगावा बोलता है, देखो कैसे तड़प रहा है, और रेत्सु बोलता है, उसे अगर जीतना है तो वहां अटैक करना ही पड़ेगा। टोकुगावा बोलता है, टेस्टिकल इतना दर्द क्यों देते हैं जबकि वो बहुत छोटे हैं? रेत्सु बताता है कि टेस्टिकल हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। आदमी के सबसे कमजोर हिस्सों में टेस्टिकल आते हैं। ये हमारे दिल, लीवर, पेट और दिमाग जितने कमजोर होते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए फैट, मसल्स, बोन्स होते हैं और टेस्टिकल्स का काम है स्पर्म बनाना, जिसके लिए उनको ठंडा रहना जरूरी है। इसलिए टेस्टिकल को सिर्फ स्किन की एक लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। सोचो, अगर हमारे पैरों के बीच हमारा हार्ट होता तो वो एरिया कितना सेंसिटिव बन गया होता। पिकल नीचे पड़ा होता है और टोकुगावा सोचता है, अब ये नहीं उठ पाएगा। रेत्सु बोलता है, वो जरूर उठेगा। हानामिया बोलता है, तुम्हें गिरते वक्त उसके एक्सप्रेशन नहीं देखे। जब ऐसा कोई अटैक होता है तो दिमाग सोचता है कि क्या मेरा खेल खत्म, या फिर ये सोचता है कि इसने मुझ पे वार कैसे किया या इसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। आप हार माने या लड़ना चाहें, आपके चेहरे पर दिख जाता है। और पिकल के एक्सप्रेशन साफ कहते हैं कि वो बाकी का सामना जरूर करेगा, क्योंकि बाकी ने उसके नाक में दम कर रखा है। बाकी सोचता है, बहुत हो गया, उसका ये चेहरा, ये स्टांस, अब लड़ने में असली मजा आएगा। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।